और आपको क्या लगता है कि ये वोट परसेंटेज बढ़ा? एक कारण ये है कि एसआईआर में जो वोट घटे उसके चलते कुछ परसेंट बढ़े, मिला जुला के 4% वोट बढ़ा है, एसआईआर का फैक्टर इन कर ले तो। ये आमतौर पे ये माना जाता है कि जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा कुछ दिख रहा है आपको कि प्रो इनकम्बेंसी इलेक्शन है या एंटी इनकम्बेंसी इलेक्शन? देखिए, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर उसी तर्क को हम बिहार में ही पिछले 20 साल की एक समीक्षा करें, 2005, 10, 15 और 20 4 चुनाव, 5, 10, 15, 20 और हम 25 में हैं। पिछले 4 चुनाव में पुराने 5 से 10 में ज़्यादा, 10 से 15 में ज़्यादा, 15 से 20 में ज़्यादा, इस ज़्यादा वोट होने के बावजूद एनडीए की विजय हुई है। 15 को छोड़ के 15 में नीतीश जी की विजय हुई थी। ये एक प्रो इनकम्बेंसी नीतीश जी की जो छवि है, उस छवि के ऊपर आज प्रधानमंत्री जी की जो ओवर आर्किंग नेतृत्व की आस्था है लोगों के, दोनों के ऊपर प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर दिखने को स्पष्ट मिल रहा है। चुनाव प्रक्रिया के प्रारंभिक दिनों से था, चुनाव फास्ट पेज के हो गया, उसमें उसकी स्पष्टता आ गई। एक बहुत बड़ी मार्जिन के साथ एनडीए की विजय सुनिश्चित है। क्या कारण क्या है? महिला वोटर्स भी हैं? ना, कारण अनेक है, क्योंकि बिहार में एक विश्वसनीय, बिहार की 2 महीने में बिहार को जितना समझा हूँ, बिहार में 2-3 प्रकार की बात चलती है समाज में। बिहार सदैव एक डायनेमिक स्टेट है, नेतृत्व वाला स्टेट है, आकांक्षी स्टेट है, आगे बढ़ने की इच्छा और प्रयास करने वाला स्टेट है, एस्पिरेशनल स्टेट है। ये सदैव एक कौन कर पाएगा, समीक्षा करता है, कौन दे पाएगा, समीक्षा करता है, विश्वसनीय नेता को समीक्षा करता है। आज बिहार उस एस्पिरेशनल जर्नी के एक पीक की ओर बढ़ रहा है। दूसरी ओर उसके मन में आता है, इसको कर पाएगा कौन? क्या 90 से 2005 तक जिनके हाथ में बागडोर रहा, वे लोग जो बिहार की हालत बनाए थे, क्या वे करेंगे? या 5 से 25 तक एनडीए ने, नीतीश कुमार जी के ने जो एक क्रेडिबिलिटी बनाई है, उसमें काउंटर क्रेडिबिलिटी मोदी जी की है, ये कर पाएगा? बिहार में दोनों के कारण काम अनेक हुए हैं, स्वास्थ्य में हुए हैं, शिक्षा में हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए हैं, कृषि में हुए हैं, रोजगारी में हुए हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के अनेक काम हुए। कामों की विकास बोल रहा है, विकास के आधार पे ये प्रो इनकम्बेंसी वोट बनी, क्रेडिबिलिटी एंड डेवलपमेंट। ये दो मुद्दा है हमारी एनडीए की ओर से, ये 2 काम कर रहा है। महिला वोटरों का भी प्रतिशत में इजाफा हुआ है काफी। उसका कारण अनेक हो सकता है। बहुत सारी महिलाएं गांव में रहती हैं, पुरुष बाहर रहते हैं, इस कारण भी होता है। लेकिन जो आपने फ्रीबीज दिया, फ्रीबीज कहें या जो भी सहायता राशि दिया आपने, उसका असर भी आपको देखने को मिल रहा है, आपको फीडबैक आ रहा है? देखिए, मैं उसको एक अनायास इस 10,000 रुपये की दायित्व को एक चुनाव से जोड़ के नहीं देखता हूँ। पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण की अनेक इनिशिएटिव लिया है। बच्चियों को साइकिल देने से लेके जीविका दीदियों को राजनीतिक अधिकार देने से, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने से, जीविका दीदियों को एक ऑर्गेनाइज तरीके से एंटरप्रेन्योर बनाना, उद्यमी बनाना, ये कंसिडर्ड लॉन्ग स्ट्रैटेजी है, विजनरी स्ट्रैटेजी है। ये 10,000 रुपया उसके एक अंश है, महिलाओं को और एक कदम ऊपर ले जाने का अंश है। और महिला बिहार में इन पिछले दिनों में देखा गया है कि एनडीए की एक बड़ी स्ट्रेंथ है महिला। बिल्कुल, जीविका नो डाउट एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और 20 साल में इसकी सफलता की कहानी हमने नजदीक से देखा है। लेकिन जब चुनाव के समय 10,000 देते हैं आप लोग, पहले नहीं देते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बदलाव होगी इस बार, और ये वोट प्रतिशत में जो इजाफा हुआ है बदलाव की बयार है, और राहुल गांधी भी यही बात दोहरा रहे हैं। मैंने तो आपको बिहार की वोट इजाफा का कारण बताया ना। जो विश्वास बढ़ जाता है, आशा बढ़ जाता है, आकांक्षा बढ़ जाता है, विश्वसनीयता के आधार पे वोटिंग होती है, जो एनडीए के ऊपर पिछले 20 साल से बिहार की जनता ने बार बार दिखाई। हर एक चुनाव में वोट बढ़े हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव जी की विश्वसनीयता का भी एक प्रश्न है ना।
वो किस किस प्रकार की उलझन में फंसे हुए हैं। उनके घर में ही शासन था, पिताजी माताजी स्वयं कुछ भूमिका में थे, भाई बहन, ये सबसे वो घिरे हुए हैं। बिहार उनकी परिवार नहीं है। बिहार के युवाओं की, बिहार के मतदाताओं की अपेक्षा आकांक्षा उनके काफी बाहर है, जो हमारे साथ खड़े हैं। बाकी राहुल गांधी जी को ना भारत समझ में आती है, ना बिहार समझ में कभी आएगी। राहुल गांधी को नहीं समझ में आता। समझ में आता तो इस प्रकार के उलुल जुलुल उतपटांग बात ना करते थे। हाल फिलहाल में देखा कि मछली पकड़ने के नदी में कूद गए, वो उनकी गंजी पहन के, टी शर्ट पहन के। सामान्य ज्ञान उनका नहीं है, और ये उनकी जाल में कोई मछली नहीं आने वाला है। जाल में मछली पहले से शायद रखा हुआ था। नहीं, कोई मछली आने वाला ही नहीं है। या वोटर, हाँ वही जो कही, ये लोगों की मन नहीं पढ़ पाते, लोगों की सेंटिमेंट, लोगों की भावना, लोगों की भूमिका के बारे में परिचय ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं बार बार कि जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों, महाराष्ट्र में वोट चोरी करके इन्होंने सरकार बना ली। उनकी सरकार कैसे हुई? कर्नाटक में कैसे उनकी सरकार हुई? हिमाचल में कैसे सरकार हुई? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे हुई? बंगाल में कैसे ममता बनर्जी की सरकार चल रही है? ये देखो, ये प्रजातंत्र विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं। ये जो चुनाव व्यवस्था बनी है, चुनाव आयोग की व्यवस्था बनी है, ये भारत की संविधान उत्पन्न है, संविधान से जन्मी हुई ये व्यवस्थाएं हैं। एक हाथ में वो संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं, आए दिन संविधान को अपमानित कर रहे हैं। SIR को लेके पूरा कैंपेन छेड़ा उन्होंने, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया। असभ्यता का क्या उत्तर दे, असभ्य लोगों की क्या उत्तर दे? बाकी वोट चोर वाला जो बात वो कह रहे हैं, ये तो चुनाव में उनकी भी कभी कभी जीत होती है, कभी कभी हमारी जीत होती है। ये एक तरफा कैसे होगा? माई वे इज द हाईवे। आप लोगों ने एक मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया है, प्रधानमंत्री जी भी अक्सर कहते हैं, गृह मंत्री जी भी कहते हैं, एनडीए के तमाम नेता कहते हैं, और कट्टा और जंगल राज। और ये कट्टा देख रहे हैं, पहली बार बिहार में जोर शोर से लोग जानने लगे हैं कि कट्टा होता क्या है। मतलब कट्टा जानते हैं, आम बोलचाल की भाषा में जानते हैं। कई नेता तो, बड़े बड़े नेता मैं देख रहा हूं कि आइए ना बिहार में मार देंगे कट्टा कपार में, ये रील बनाते हैं जो बच्चे। लेकिन मेरी सोच धर्मेंद्र जी इससे अलग है। एक बिहारी होने के नाते, एक सजग बिहारी होने के नाते, मैं भी बाहर रहा हूं, ब्रेन ड्रेन का शिकार मैं भी हुआ था। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय गया पढ़ने, क्योंकि यहाँ शिक्षण संस्थाएं खराब हो गई। और कट्टा सबसे मुझे ऐतराज है पर्सनली। बिहारी कट्टा के पर्याय नहीं हो सकते, चाहे वो किसी दल के हों। आप लगा रहे हैं आरोप आरजेडी और इन पर, जंगल राज और कट्टा, लेकिन एक बिहारियों पर तो आरोप लग ही ना। क्या भाई, तो बाहर में लोग के बारे में यही फैल रहा है कि बिहार में तो कट्टा चलता है। आप इसे क्या ये तर्क संगत मानते हैं? आप आरजेडी पर आरोप लगा रहे हैं, उनके नेताओं पर या बिहार पे? ना, सवाल ही नहीं। बिहार, जो बिहार नालंदा बनाया था, जो बिहार विक्रमशिला बनाया था, जो बिहार सम्राट अशोक को दिया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया है, चाणक्य जिस बिहार की गुरु रहे, वो बिहार ऐसे कैसे होगा? ऐसा नहीं है। जयप्रकाश नारायण इस बिहार के, बाबू राजेंद्र प्रसाद इस बिहार के हैं, श्री बाबू इस बिहार के हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर इस बिहार के हैं। बिहार बहुत बड़ा चीज होती है। दुर्भाग्यजनक रूप में मैं भी सहमत हूँ, कोई समाज ऐसे थोड़ी ना दिखा जाएगा, ना कभी हमारा मंशा है। और गृह मंत्री जी बार बार कट्टा कट्टा बोलते हैं, जैसे बिहारी कट्टा ही चलाता है ना। जंगल राज, देखो दुर्भाग्य से अगर ये गाना आरजेडी अपना अधिकृत चुनावी गाना ना बनाते, विषय नहीं आता। किस विषय को महिमा मंडन करना, मखाना को करना या कट्टा को करना? हम तो मखाना कर रहे हैं, हम तो बिहार की मैथिली भाषा को कर रहे हैं, हम तो भोजपुरी भाषा को कर रहे हैं, हम तो बिहार की सत्तू को, बिहार की उद्यम को, बिहार के नौजवानों की स्पिरिट को कर रहे हैं। अब उस समय में अगर कोई राजनीतिक दल कहेगा कि हम ये चलाएंगे, वो चलाएंगे, गोली उतार देंगे, ये तो उसको तो आलोचना तो करना ही पड़ेगा। उनकी असलियत तो लोगों के सामने रखना ही पड़ेगा ना। उतना ही रखा गया। वाले कट्टा वाले हैं, खुद ही गाना में कहा रहे हैं, उनको ही तो महिमा मंडन कर रहे हैं। उनके गाना को सुनिए, उनके आइकॉन्स को देखिए, स्वभाव को देखिए। लेकिन मेरा मानना है कि जब बड़े लोग इस तरह की बात करते हैं तो पूरे देश भर में फैल जाता है कि
जैसे दिल्ली में लुटियंस से सब में, कि बिहार में तो कट्टा ही चलता है। की विश्वसनीयता, मेरा आग्रह है कि बिहार को कट्टा का पर्याय न बनाए। बिहार की विश्वसनीयता देश की सर्वोपरि है, हमारे स्पष्ट मत है इस बार। इसीलिए देखो प्रधानमंत्री जी ने और जो कहा उसको क्यों नहीं दिखते हैं। इस बार पहली बार बजट में पूर्वोदय को शब्द सा लाया गया है। भारत के बजट में पूर्वोदय की मूल केंद्र बिंदु कहाँ होने वाला है? बिहार होने वाला है। बिहार के विकास, बिहार के नौजवानों की आवश्यकता, बिहार के माताओं की सुरक्षा, बिहार के किसानों की अपेक्षा, बिहार की बच्चों की भविष्य, ये सारे हमारे एनडीए की एजेंडा में और भारत सरकार, राज्य सरकार के दायित्व में। हम उसी विषयों के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप मानते हैं कि आरजेडी के नेता जो हैं जंगल राज और कट्टा के प्रतीक हैं? बाहर ही नहीं आ रहे हो। उनकी भाषा को देखिए, उनके गाने को देखिए, उनके कम्युनिकेशन को देखिए, और बात तो कह रहे हैं जो विकास के, तो कोई व्यवहारिक बात कह ही नहीं रहे, जो हो ही नहीं सकता ऐसे बातों उल्लेख कर रहे हैं। इसलिए उनकी विश्वसनीयता पे प्रश्न है, इसलिए उनको इस प्रकार की बेहुदी बातों पे सहारा लेना पड़ता है। तो ये आरोप आप पर भी लग सकता है धर्मेंद्र जी, क्योंकि जैसे आपके जो एक बड़े नेता जिनको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी को, तो भी कट्टा कल्चर से ही आए हैं, आरजेडी से आए हैं आपके पार्टी में। देखो आज जो परवरिश तो आरजेडी में हुई, अभी 5-6 साल से वो भारतीय जनता पार्टी में, तो वो कट्टा वाले अब नहीं रहे। ज्यादा समय हो गया। ऐसे देखिए प्रजातंत्र में सबकी परिपक्वता बढ़ती है, सत्संग में कई लोग बदल भी जाते हैं। इस विषय पे आप, हमारी ये कोई पहला एक्सपेरिमेंट नहीं है। अनेक अनेक विचारधारा अलग अलग होती है, अलग अलग सारे उसमें लोग हैं, अनेक लोग हैं। तो वही वाली बात हो गई, फिर वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं। हमारे बीच में से कई वही लोग तो आरोप लगाते हैं। रेवेंता रेड्डी तेलंगाना का मुख्यमंत्री कभी इसी खेमे से गए। देखो प्रजातंत्र में अपने परिपक्वता के हिसाब से लोग अपने मत बदलते हैं और समूह भी बदलते हैं, लेकिन उस समूह की मूल चरित्र क्या है, एजेंडा क्या है, प्रायोरिटीज क्या है, स्वभाव क्या है, ये देखना पड़ेगा। उस पॉलिटिकल कल्चर में फिर ढलना पड़ता है। बिल्कुल, बुनियाद ऐसी है भारतीय जनता पार्टी के। सवाल ये बार बार उठता है धर्मेंद्र जी कि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है, क्या वो अगली बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं। भारतीय जनता पार्टी पर भी लोग संदेह के दृष्टि से देखते हैं कि एकनाथ शिंदे जैसी स्थिति हो जाएगी या अन्य स्थिति हो जाएगी। तो क्या हम माने कि नीतीश जी, पहला सवाल, कि हेल्थ वाइज लायक हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस और फंक्शंस कर सकें चुनाव के बाद? नीतीश जी के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज में कोई दिक्कत नहीं, हमने देखा है नज़दीक से। बिहार के वो सबसे लोकप्रिय और अच्छे मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो चिंताएं बढ़ जाती हैं गवर्नेंस पर। क्या भारतीय जनता पार्टी इस सब चीज़ों को दृष्टि दे रही है? देखिए मैं दो विषय उसमें कहूँ। पिछले 20 साल से नहीं, पिछले 30 साल से बिहार में एनडीए चल ही रहा है। 1906 से 1996 1996 में यहाँ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जर साहब के नेतृत्व में बिहार में एनडीए बनी। 2005 से नीतीश जी हमारी चेहरा यहाँ हुआ है, मुख्यमंत्री बने हैं। अभी भी जो पहला चुनाव सभा में विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, कोई इधर उधर ना करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अच्छे काम हो रहा है, नीतीश जी के नेतृत्व में हो रहा है और नीतीश जी हमारे नेता रहेंगे। कल भी उन्होंने बिहार की जनसभाओं में उस विषय को दोहराया, बार बार दोहराया। इसलिए कोई सवाल ही नहीं है कि नीतीश जी है या नहीं है। दूसरी दुर्भाग्यजनक स्थिति से और एक विषय पे नीतीश जी के बारे में चर्चा किया जाता है जो कतई नहीं होनी चाहिए। नीतीश जी जिस प्रकार से इस चुनाव अभियान में खुद को शामिल किए हैं, 250 किलोमीटर एक एक दिन में वो रोड में जाते हैं, रोड शो करते हैं, 7-8 जनसभा को प्रतिदिन एड्रेस करते हैं, पटना की बाहर रात्रि निवास करते हैं। ये सब प्रमाणित करते हैं नीतीश जी सामाजिक जीवन के लिए, प्रशासनिक कामों के लिए संपूर्ण दक्ष है। उनके ऊपर बिहार की संख्याधिक जनता की भरोसा भी है। आपकी इसी बात को जो आपने कहा कि कम सीटें आई फिर भी आपने बना दिया नीतीश जी को, मतलब प्रधानमंत्री जी ने बोला कि नहीं नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हमने देखा कि जब मुख्यमंत्री बन गए वो 2020 के बाद, तो आप ही के दल के जो
छोटे नेता लोग, छोटे नेता नहीं मतलब सीनियर नेता, कोई कहने लगा कि हम बड़े हैं, भाजपा के भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बार बार नीतीश जी को जलील किया गया। ये हमने देखा है। कभी, अब नाम नहीं लूंगा मैं, आपने जिनको आगे बढ़ाया है वही लोग कहने लगे, कई बकझक भी हुई ऑफ द रिकॉर्ड, मुझे पता है। ट्रबल शूटिंग के लिए फिर लास्ट मोमेंट जब नीतीश जी जा रहे थे 2022 में आरजेडी की तरफ, तो ट्रबल शूटिंग के लिए लास्ट मौके पे आपको भेजा गया। तब तक देर हो चुकी थी, आप आए थे, आपने प्रयास किया कि ये गठबंधन रह जाए, क्योंकि आपके ताल्लुकात पुराने हैं नीतीश जी से, तो ऊपर से भेजा गया कि धर्मेंद्र जी जाएं, और तब तक देर हो चुकी थी। एक रात पहले आप आए थे, मुझे याद है 2022 में। तो कहीं वो फिर स्थिति स्ट्राइक रेट वाली ना हो जाए, जेडीयू को कम सीट आ जाए या भाजपा को ज्यादा सीट आ जाए, तो फिर स्ट्राइक रेट में ऐसा तो नहीं होगा इस बार। फिर सारी बात पुरानी हो चुकी है। नीतीश जी ने स्वयं इस विषय पे कई बार सार्वजनिक रूप में कहा है कि मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, और हम भी मानते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं बिहार के विकास की चेहरा नीतीश कुमार जी। वो तो आरजेडी में भी कहते थे जब जाते थे कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे, ये सब बिहार उनको करता है, बिहार उनको फासिस्ट पार्टी है, अब हम लोग समाजवादी लोग एक साथ हो गए हैं, लालू के साथ कई बार बोले। बिहार नीतीश जी को सारे के बावजूद स्वीकार किया है। नीतीश जी की विश्वसनीयता सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। तो आप बोल रहे हैं नीतीश जी का स्वास्थ्य ठीक है, तो पार्टी चलती रहेगी, जेडीयू चलती रहेगी। देखो, कुछ चीजों को हमें परिस्थिति के ऊपर छोड़ना चाहिए। अच्छा, हम किसी विषय की, सब कोई अमर नहीं है, कोई अपराजय नहीं है। प्रजातंत्र में और जीवन में सबकी स्थिति कभी ना कभी आती है, हमें उसको जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी तो मैं तो पिछले 2 महीने से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कई बार मिलने का अवसर मिला। हमने कुछ प्रशासनिक विषयों पे उनसे स्पष्टता दिखने को लेते हुए देखा, राजनीतिक विषयों पे देखा, प्रत्याशियों के बारे में देखा, कैंपेनिंग के बारे में देखा, संकल्प पत्र बनाने में देखा। नीतीश जी बहुत ही दूरदृष्टा, बहुत ही विवेकी, बिहार लायक एक बहुत बड़े जननेता है। आपके राज्य में, उड़ीसा में पिछले बार विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि वो नवीन बाबू का हाथ हिलता हुआ वो तस्वीर आया, उसके बाद मामला पलट गया। आज भी कहूँगा उनको, भगवान तब भी कहा था, आज भी कहूँगा, उनको भगवान शतायु तक ले जाए, 100 साल हो जिए, उससे ज्यादा जिए। उड़ीसा की स्थिति अलग था। उड़ीसा में उन्होंने शासन प्रणाली को, यहाँ नीतीश बाबू खुद चलाते हैं, आयु होते हैं सबकी, लेकिन नीतीश बाबू के हाथ से बागडोर गया नहीं। उड़ीसा में बागडोर चला गया था बाहर। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी का वोट ट्रांसफर ठीक से बिल्कुल हो रहा है, सिनर्जी है पूरे कार्यकर्ताओं में। नहीं, मैं बिहार की सभी जिलों में लगभग खबर रखा हूँ, अनेक स्थान पे गया हूँ। मैं जिम्मेवारी के साथ कहूँ, 2005 से अनवर एनडीए गठन हुई, एनडीए की सर्वाधिक समन्वय, कोऑर्डिनेशन अगर किसी समय में हुई तो 2025 की विधानसभा में हो रहा है। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, आरएलएम और हम पांचों पार्टी चट्टान की तरफ इकट्ठा एकमुश्त खड़े हैं, बढ़िया हो रहा है। एक गंभीर सवाल मैं पूछूंगा अभी, क्या आपको नहीं लगता कि एलजेपी को 29 सीट देकर कुछ ज्यादा आपने दरिया दिली दिखा दी? बिल्कुल, क्या उस लायक है वो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ध्यान रखना चाहिए, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की एक सामाजिक आधार है, समाज के वंचित वर्ग उनके साथ खड़े हैं, और उनकी आगे का वारिस आदरणीय चिराग पासवान जी उस राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको विषय को सबने सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस बीजेपी ने किया, सैक्रिफाइस जेडीयू ने किया, सैक्रिफाइस एलजेपी ने किया, सैक्रिफाइस कुशवाहा जी ने किया, सैक्रिफाइस मांझी जी ने किया। सबकी सैक्रिफाइस से एक इमारत बनी है और सबको अपना अपना योग्य न्याय मिला है। तो अब गंभीर सवाल ये है कि ये छोटी पार्टियां जो हैं सीट ले लेते हैं, लेकिन छोटी पार्टियां, मैं केवल चिराग पासवान को नहीं बोल रहा हूं, विपक्षी दलों के भी, रीजनल पार्टीज में, और एक तरीके से मैं कहूं तो वायरस है ये, पैसा लेकर टिकट बेचना, टिकट के सौदागर बन गए हैं ये लोग। आपको नहीं लगता कि ये वायरस जो है आपके पार्टी में नहीं है? आपके पार्टी में एक सिस्टम चलता है, प्रोसेस है, एक आदमी अकेला टिकट नहीं दे सकता।
लेकिन कहीं का आदमी कहीं से जाके चुनाव लड़ लेता है, पैसा दो, टिकट खरीदो, कहीं से लड़ लो, उसका खमियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। मैं ऑफ रिकॉर्ड बताऊंगा। कहीं का आदमी पैसा देता है, चुनाव लड़ लेता है, 5 करोड़ 7 करोड़ में विधानसभा का ले लो और लोकसभा का 25-30 करोड़ 40 करोड़ जो भी है, एक से एक लोग हैं आजकल पैसा कमाने वाले। ये कितना गंभीर विषय मानते हैं आप? जब ये आरजेडी में भी है, मैं केवल आपके विषय पार्टियों का नहीं है, हाँ। समाज की और समूह की एक विषय है। प्रजातंत्र हमारे देश में धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, सने सने अच्छा दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं दुनिया में अनेक प्रजातंत्र को नजदीक से समीक्षा भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, अनुभव भी कर रहा हूँ। भारत के प्रजातंत्र प्रति चुनाव में परिपक्व हो रहा है और धीरे धीरे सब नहीं होनी चाहिए। पारदर्शिता बढ़ रही है, नई पीढ़ी ये सारी चीज़ों को स्वीकार नहीं कर रहा है। टेक्नोलॉजी की जमाना आ चुका है। डिसरप्टिव एरा में ये सारी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए, मैं भी आपके साथ 200% सहमत हूँ, नहीं होनी चाहिए और आने वाले दिनों में होगा भी नहीं। आप मानते हैं कि ये गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, प्रजातंत्र में नुमाइंदगिरी एक पवित्र काम है जी। एक पॉलिटिकल प्रोसेस से लोगों को बढ़ाया जाता है। लोग एक विचारधारा, एक नीति, एक सामाजिक प्रतिबद्धता से चुनाव में आते हैं। वोट किसको कितना मिला, कौन सी पार्टी से महत्वपूर्ण नहीं है। चुनाव में पार्टिसिपेट करना ये अत्यंत पवित्र काम है। ये जैसे हम मंदिर जाते हैं फूल लेके, ऐसे ही पवित्रता के साथ हम मंदिर के अंदर जाए। प्रजातंत्र के मंदिर में हमको जो आशीर्वाद मिले, लेकिन मंदिर के अंदर में हम पवित्रता के साथ जाए, ये हमको देखना चाहिए। या पहले नेता हैं ऐसे जो इतना खुल के बोल रहे हैं। मैंने ये सवाल सबसे पूछा है, वो सीधे नकार जाते हैं कि नहीं होता है, लेकिन मुझे खुशी है कि कम से कम आपने हिम्मत जुटाई। नहीं, समाज इसको अभी भी नहीं स्वीकार कर रही है, पसंद नहीं कर रही है। आप समाज के प्रश्न पूछ रहे हो और समाज आने वाले दिनों में अपना रास्ता निकाल देगा। और जो लोग, आपको नहीं लगता कि जो लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं टिकट खरीदने में, जिस तरह से भी अर्जित किया हुआ धन हो, उतना पैसा, उससे चौगुना पैसा रिकवरी करने की कोशिश करेगा तो समाज के प्रति दायित्व तो मैं उस विवाद में नहीं पाएगा। मैं उस वितर्क और विवाद में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं सैद्धांतिक रूप में राजनीतिक कार्यकर्ता ही चुनाव लड़नी चाहिए जो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी विचारधारा का हो, जो जमीन से उठ के आया है, लोगों के दुख दर्द कष्ट को नजदीक से देखा है, उनके लिए उसमें पार्टिसिपेट किया है, उनके लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए संघर्ष किया है, उसी प्रकार के व्यक्तियों को चुनाव में पार्टिसिपेट करनी चाहिए। चिराग पासवान का एक और बयान हम सुनते आए हैं। वो तो अक्सर अपना बोलते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बीच में बोले बिहार पुकार रहा है मुझे। शायद सीएम पद की लालसा थी उनकी और इस बार वो चुनाव लड़ना चाहते थे। मैंने पूछा तो वो लड़े नहीं। फिर बोले कि अगली बार जरूर लड़ूंगा मैं। बीच बीच में प्रशांत किशोर की तारीफ करने लगे। इस घटक दल में रहते हुए प्रशांत किशोर आपके नेताओं को की धज्जियां उड़ा रहे थे। ये मुझे समझ में नहीं आया। देखो, चिराग पासवान जी की एक अलग पार्टी है और अलग पार्टी की बिहारी फास्ट और बिहार फास्ट, ये कोई गलत तो बात है नहीं, तो अच्छी बात है। हम भी कहेंगे बिहार आगे बढ़े। साहित्य में शब्द अलग हो सकता है। हम पूर्वोदय की बात कहते हैं, हम बिहार की विकास की बात कहते हैं, विकसित बिहार की बात कहते हैं। विकसित बिहार विकसित भारत का द्योतक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। वो बिहारी फास्ट से अलग है क्या, या बिहार फास्ट से अलग है क्या? दोनों सब शब्दों की अलग अलग विषय। बाकी सब पार्टी की अपना अपना विवेक, विवेचना और अभिव्यक्ति है, अलग अलग है, इसीलिए हम अलग पार्टियां हैं। कुछ विषय में हमारी सामंजस्य, इसीलिए हमारी गठबंधन है। चिराग पासवान को कभी बीजेपी आगे चल के नीतीश जी को जैसा नेता बनाई, बीजेपी ने प्रधानमंत्री उस समय तब के अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी ने प्रोजेक्ट किया, तो क्या आप लोग चिराग पासवान? देखो प्रकाश जी, एक ध्रुव सत्य को समझो। कोई पार्टी किसी को कुछ नहीं करता है। समाज की मनसा जैसे होती है, समाज की परिस्थिति जैसे होती है। 1996 से 2005 तक बिहार की हालत क्या थी? बिहार की हालत अत्यंत, आप बिहार के हो, आप बिहारी हो, आप लोगों को उनको झेलना पड़ा। आपकी जब आप कॉलेजेस में थे उस समय आपको झेलना पड़ा, भागना पड़ा यहाँ से। आप उसको नजदीक से दिखे हो। मैं अनेक परिवारों को जानता हूँ, विभिन्न सामाजिक वर्ग के परिवारों को जानता हूँ, विदेश तक लोगों को मिला हूँ। क्यों आप आगे? आप तो बिहार से बहुत नजदीक है, आप तो बिहारी ही हैं। मेरे सौभाग्य है, उपमा मेरे लिए सौभाग्य है। हम डर के आगे। उस समय में आवश्यकता थी एक नई सामाजिक क्रांति की,
उस समय में एक जिम्मेवार नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, लाल कृष्ण आडवाणी, कैलाशपति मिश्रा, ये सब तय किए कि नहीं, हमें एक नई रचना बनानी पड़ेगी, सामाजिक गठबंधन बनानी पड़ेगी। नीतीश कुमार अनायास एक राजनीतिक व्यक्ति केवल नहीं है, एक सामाजिक गठबंधन की प्रयोग की वो उपज है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बिहार में सरकार बदलेगी तो केंद्र में भी सरकार बदल जाएगी। देखिए, वो तो नया कपड़ा सिलाई लिए थे 2024 में, 100 भी पार नहीं कर पाए मुश्किल से। वो चले गए थे लोक कल्याण मार्ग की ओर देखने के लिए हम कहाँ कैसे रहेंगे। वो तो मुंगेरी लाल है, बड़े घर की बेटे हैं, सोने की चामच के साथ उनकी जन्म हुआ है, देश को जागीर मानते हैं, अन्यों को घृणा करते हैं, प्रजातंत्र में रत्ती भर विश्वास नहीं है। देश को जागीर मानते हैं? जागीर मानते हैं, देश मेरा ही है क्योंकि मेरे खानदान के है। बाकी ये कैसे लोग आ गए, खानदान मतलब कांग्रेस पार्टी को जो चला रहे हैं, परिवार को कांग्रेस पार्टी, इतने बड़ी पार्टी, इतने टैलेंटेड लोग उसमें है, किसी की हिम्मत नहीं होती है इन समूह की, इन दिवालिया लोगों की बाहर सोचने का। ये मुझे सही बात है, मुझे भी समझ में नहीं आया। पिछले 100 वर्षों से लगभग कांग्रेस पार्टी पर कब्जा है गांधी नेहरू परिवार। देखिए, 100 वर्षों का बात मत कहिए। 100 वर्ष के पहले जो आजादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी था, वहाँ एक नेतृत्व था। नेतृत्व आपकी तरह महात्मा गांधी जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, मौलाना आजाद थे, पट्टाभी सीतारामैया थे, नेहरू जी भी थे। ठीक है, उसमें से एक रणनीति में वो आगे आए, नेतृत्व भी उनका था। लेकिन बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कब्जे में जब कांग्रेस पार्टी आई, वो परिवार के अंदर घुस गया। इसलिए इसको नेहरू जी ने करा के गए थे। नेतृत्व उन्होंने बेटी के हाथ में छोड़ने का पूरा व्यवस्था करके आया था। लेकिन उस समय लोक लाज वगैरह था, शास्त्री जी का नेतृत्व उभरा बीच में। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इन लोगों के पास पोस्ट इंडिपेंडेंस उन्होंने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से उसको कब्जा किया है। और मेरे को चिंता ज्यादा लगती है उनके वहाँ जो दरबारी है, दरबारियों में बहुत विद्वान लोग हैं, जान पहचान माने पढ़े लिखे लोग हैं और देश के बारे में सोचने वाले लोग हैं। लेकिन उनकी क्या मजबूरी है? आपको क्या लगता है क्यों नहीं दूसरे को आगे बढ़ने देते हैं? नहीं, ये तो कैसे ये आपके लिए तो फायदे का विषय है। देखो, देश के लिए नेता प्रतिपक्ष देश की, भारत की संविधान को विदेश में जाके निंदा करे, भारत की चुनाव आयोग को निंदा करे, भारत की प्रजातंत्र को निंदा करे, भारत की अर्थनीति को निंदा करे। यही तो कहे थे भारत एक डेड इकोनॉमी है। भारत जब दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी में आ रहा है, उभरता हुआ इकोनॉमी है, चौथा नंबर की इकोनॉमी हो, थोड़े दिनों में 1, 2, 3 में आ जाएगा। उस समय में देश के नेता प्रतिपक्ष जो दिवालिया है, जो जिम्मेवार नहीं है, तो देश को तो नुकसान होता ही है ना। अब 2-3 सवाल मैं बिहारी होने के नाते आपसे, क्योंकि आप महत्वपूर्ण मंत्री हैं, आपसे पूछूंगा। आप देश के शिक्षा मंत्री हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं ठीक ठाक, दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, पढ़े, काफ़ी डिग्रीज हासिल की, ब्रेन ड्रेन हुआ और इस तरीके से ब्रेन ड्रेन अभी भी हो रहा है। और जब 2017 में नीतीश जी ने प्रधानमंत्री, जब आप लोग की गठबंधन फिर से बनी, तो नीतीश जी ने आग्रह किया प्रधानमंत्री जी से कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। हम सब देखते हैं, हम तो पटना यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हैं, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी का अपना इतिहास है और उस ऐतिहासिक धरोहर को, गंगा नदी का किनारा है, सब लोग कहानियां बताते हैं, साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। और आज आप जाके एक बार देखिएगा, पटना आए हैं, चाहे मेरे साथ चलिएगा, स्थिति बदतर है। उसको सुधारने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे? प्रकाश जी, केवल किसी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी कह देने से समाधान नहीं होती है। मूल विषय है बिहार में नौजवानों को अवसर देना, न्यू एज एजुकेशन के साथ जोड़ना। मोदी जी की सरकार ने बिहार में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिया, वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अभी हमने इस बार की बजट में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो लगभग 1000 करोड़ रुपया खर्चा करके भागलपुर के पास नई विक्रमशिला की पुरानी ऐतिह्य के ऊपर एक नया यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। हम योजना बना रहे हैं, उसमें से न्यू एज कोर्सेस लेके आएंगे। बिहार की आवश्यकता क्या है, बिहार की संभावनाएं क्या है, उस प्रकार के कोर्सेस यहाँ ले आया जाएगा। भारत सरकार मेरू में बिहार की 4-5 यूनिवर्सिटियों को पैसा दिया है। पीएम उषा में बिहार की उच्च शिक्षा में पैसा दिया जा रहा है। अभी 19 पहली बार बिहार के इतिहास में एक बार
एक मुश्त 19 केंद्रीय विद्यालय खोलने का अनुमति दिया गया है। शिक्षा एक कॉन्करेंट लिस्ट में है, राज्य की जिम्मेवारी है और भारत सरकार की भी जिम्मेवारी है। यहाँ की राज्य सरकार शिक्षा को प्रायोरिटी में रखा है, काफी फोकस है नीतीश जी की शिक्षा के ऊपर, लेकिन बिहार की जो आकांक्षा अपेक्षा है उस हिसाब से ये उतना पर्याप्त नहीं हो रहा है, ये ध्यान में आ रहा है। आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, आने वाले 2-3 साल के अंदर भारत की सभी हायर सेकेंडरी स्कूल तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच जाएगी। आने वाले दिनों में बच्चों को पढ़ाई की सहायता फिजिकल टीचर तो करेंगे, एआई टीचर भी रहेंगे, जिसमें अनेक देश दुनिया की अपने मातृभाषा में समझ बढ़ाना, पढ़ना, लिखना, ये सारे की मदद होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यही सब विषय कहती है। बिहार उसकी सबसे बड़ा लाभार्थी होना शुरू हो गया है। अब बताइए, मैं अभी धनबाद स्कूल ऑफ माइनिंग जो आईआईटी बन गया है, वहाँ उसकी इंडक्शन सेरेमनी में गया था उस कैंपस में। मेरे को ही हमारी बिहार की एक लड़का, माने हमारे सुपौल की तरफ की एक लड़का अब्दुल, उन्होंने कहा कि साहब मेरे को यहाँ समझने में दिक्कत हो रही है, मैं बिहार बोर्ड की विद्यार्थी हूँ, मेरे को हिंदी में पढ़ना आता है, मैं आईआईटी जब आता हूँ मेरे को प्रारंभिक दिनों में इंग्लिश की दिक्कत होने लगा है, मैं क्या करूँ। हमने व्यवस्था बनाई, सारे आईआईटीज में भी, एनआईटीज छोड़ दीजिए, अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटीज में भी प्रारंभिक दिनों में मातृभाषा में पहला सेमेस्टर तो कम से कम पढ़ाने का व्यवस्था करो, धीरे धीरे पिकअप कर जाएगा अन्य चीजों में। मेरा कहने का मतलब ये है, ये मैं बता रहा हूँ, ये सारा चीजों में देखो विरासत में हमको कुछ खराब अवस्था मिली है। आज भारत सरकार जब विकसित भारत की कल्पना कर रहा है, विकसित बिहार की हम लोग कल्पना कर रहे हैं, ये बिना शिक्षा पे जोर दिए संभव ही नहीं है। बिल्कुल, ये मातृ विभाग है। मातृ विभाग को हम मातृभाषा आधारित, नई जमाने की रोजगार के आधारित अप्लाइड सब्जेक्ट में जोड़ने से ही ये उपाय मिलेगा, उपाय निकलेगी। भारत सरकार, बिहार सरकार उस मिशन में एकदम फोकस है। हाँ, जैसे कि आपका गृह राज्य उड़ीसा काफी आगे बढ़ रहा है, कलिंगा यूनिवर्सिटी और कई तरह के एजुकेशनल हब, सॉफ्टवेयर हब बन चुका है भुवनेश्वर में। मैं जब जाता हूँ भुवनेश्वर, मुझे खुशी होती है कि ये राज्य आगे बढ़ रहा है, जबकि बिहार से काफी पीछे था वो एक जमाने में। तो बिहार अभी भी रेस में पिछड़ रहा है और हम लोग ब्रेन ड्रेन और लेबर सप्लाई चेन देखिए ये का जरिया बन गया है। एक समय में, इस बार हमने कोरोना के समय में एक उदाहरण बताता हूँ। कोरोना में जो सारे डेवलप्ड नेशन थे उनको अपने कमर तोड़ना पड़ा। अमेरिका में भी शिक्षा की, चिकित्सा की चैलेंजेस आ गई। सबकी एक साइकिल रहती है। अभी भारत की साइकिल था, हम कहाँ थे 2014 में इनोवेशन में, कहाँ थे हम एंटरप्रेन्योरशिप में, कहाँ थे हम एफडीआई में। आज चौमुखी विकास हो रहा है पिछले 11 साल की नीति के कारण। अब भी जो स्थिति आ रहा है, आने वाले 10-15 साल जिसके नेतृत्व में, जो 25 साल, जो 2047 की प्रवास हुआ, अभी रहा 22 साल। इस 22 साल में अगर देश में सबसे ज्यादा कोई राज्य बढ़ने वाला है, उसका नाम है बिहार। जिस प्रकार की आधारभूत ढांचा बन चुका है, जिस प्रकार की बिहार की कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में, प्रकाश जी आप मार करिए कि आप एक नेशनल टीवी चैनल की एडिटिंग बिहिटा में बैठ के करोगे, आपकी चंपारण में बैठ के आप नेशनल एडिटर बनोगे। ये टेक्नोलॉजी अवसर दे रहा है। बिहार की जो इंटेलेक्चुअल टैलेंट पूल, आज जो जीसीसी की कल्पना भारत में आ रही है, दुनिया की कोई भी बड़ा कंपनी नहीं है जो अपना बैकएंड ऑफिस भारत नहीं रख रहा है। वो दिन दूर नहीं, उसके आधे आ जाएंगे बिहार में, क्योंकि बिहार में नॉलेजेबल, मैथमेटिकल कैपेसिटी एंड बहुत ही मेहनती लोग यहाँ है। बाहर जाना नहीं पड़ेगा। हम आने वाले दिनों में योजना ठीक से बनाएंगे तो जिस प्रकार की योजना आज पाटना की कायाकल्प हुई कि नहीं हुई, अब तो लेबर सप्लाई चेन और ट्रेन बंद हो जाएगा। ये शब्द लेबर, अगर ये आ गया, मैन पावर टैलेंट पूल बिहार में रिवर्स जाना शुरू कर दिया। अब जोहो की नाम सुने हो जी? जोहो की, मैंने इन दिनों में मैं जोहो की हेडक्वार्टर गया था, मैंने कहा कहाँ आपके ऑफिस से बाहर, बोले बिहार पाटना में है। मैंने देखा कहीं जोहो की बोर्ड है। ये दिन दूर नहीं है, ग्लोबल कंपनियों की बोर्ड साइन करेगा पटना में, भागलपुर में, पूर्णिया में, चंपारण में, गया जी में। टूरिज्म की बहुत बड़ा हब होना, दुनिया के आधे लोग बुद्धिज्म के साथ जुड़े हैं।
ये लोग सब बिहार आना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने शिक्षा पड़ेगी। मंत्री होने के नाते मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि मेरे गृह जिले चंपारण में केंद्रीय विद्यालय स्टेडियम में चल रहा है, तो उस पर भी आपकी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। प्रकाश जी, मैं आपको लेके जाऊंगा, फिर उसकी खूब शीघ्र नई भवन का शिलान्यास करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चंपारण के लिए आपने सौगात दिया, ये बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये दूसरा पूछना चाहता हूं कि पीएम मोदी ने ये कहा है कि बिहार में 1 करोड़ रोजगार का सृजन होगा और रोड मैप तैयार हम लोग कर रहे हैं। ये क्या है, इसमें नटशेल में मुझे बता दें। देखिए, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी चीजों को बड़े और नीतीश जी की दोनों की एक चरित्र में एक समानता है। बिल्कुल, कोई भी चीज वो दबाव में हड़बड़ी में नहीं करते, दोनों को मैं जानते हैं, ना दबाव में करते ना हड़बड़ी में। दोनों को एक दूसरे के लिए इज्जत भी बहुत है। दोनों विषयों को पूरा, कोई भी समाज शास्त्री विषयों की चुनौती को समझता है, क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे करेंगे, समाधान क्या आवश्यकता है, कौन कर सकता है, कितने समय लगेगा। कोई हड़बड़ी में नहीं करता, हम 3 करोड़ नौकरी दे देंगे, हम इतना फलाना पैसा खर्चा कर देंगे, हम ये कर देंगे। वो कोई हड़बड़ी में लोग लुभावने बात की दबाव में वो लोग नहीं है। कभी कभी उनको हमारे, हम जैसे सहयोगी रहते हैं, हम तो ही दुखी हो जाते, यार ये कह देते तो शायद हमारा वोट आ जाता। दोनों नहीं कहते, दोनों देश को समझे हैं, बिहार को ये नीतीश जी ठीक से समझे हैं। बिहार की जो कहते हैं ईंट पे ईंट चढ़ा के एक बड़ा इमारत बनाया जाएगा, ब्रिक बाय ब्रिक। मैं पिछले 11 साल में केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा हूं। मैं सब दिन, जिस दिन कैबिनेट में बैठता हूं, मेरे मन आत्मविश्वास से भरता है नीति सुधार को देखते हुए। अगर भारत में 100 पॉलिसी रिफॉर्म हुए हैं, उसकी 80 की लाभार्थी पूर्वी भारत हुआ है। तो बिहार हुआ है, उड़ीसा हुआ है, झारखंड हुआ है, बंगाल हुआ है, नॉर्थ ईस्ट हुआ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश हुआ है, क्योंकि वहां कमियां ही ज्यादा कम थी। आज बताओ, एक कल्पना करो, अगर सिलीगुड़ी से गोरखपुर तक एक 6 लेन हाईवे जाएगा, अब कल्पना करो हाईवे क्या क्या लेके आएगा। उद्योग धंधे, टूरिज्म, कृषि, हवाई जहाज की सेवाएं। मैं अभी दरभंगा में था, 16 विमान दरभंगा एयरपोर्ट में उतर रहे हैं मोदी जी की नीति के कारण। ये नया बिहार, आप देखो। अभी हम लोग तो पत्रकार हैं, अभी मैं जा नहीं पाया। मैं कल आखिर चुनाव के अंतिम दिन में एक ही काम पक्का करूंगा, मैं उसको करके ही जाऊंगा। मेरे को कहा गया कि बिहार म्यूजियम, पहले बिहार में म्यूजियम था, जो नया म्यूजियम बना है, सिविलाइजेशनल म्यूजियम बना, जरूर जाइए। वो कहा जाता है कि देश में ऐसा म्यूजियम ही नहीं है, जरूर जाइए। ये नया बिहार है। जो बाहर से लोग आते हैं, और नीतीश जी ने बड़ा शिद्दत से उसे बनाया है, और जो भी बाहर से आते हैं मैं रिकमेंड करता हूं कि जाइए। और लोग बताते हैं फीडबैक, इट इज वर्ल्ड क्लास। उसकी मार्केटिंग नहीं हुई। आप बापू टावर भी जाइए। मैं बापू टावर को देखता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ प्रतिदिन मेरे कार्यालय और मेरे घर के बीच में बापू टावर आता है। मैं उस टावर को देख के, जितना स्टेशन के सामने हनुमान जी की मंदिर, जितना ही श्रद्धा से मैं उसको नमन करता हूँ, उतना ही श्रद्धा से बापू टावर को मैं देखता हूँ। ये नया बिहार है, इसको नीतीश जी ने, मोदी जी ने बनवाया है। रफ्तार पकड़ चुके, हमने ऐसे ही नहीं कहा, बिहार रफ्तार पकड़ चुकी। राजगीर में भी स्टेडियम बन गया। बिहार भर में इस प्रकार के चित्र बने। मैं कल गया से आया हूँ, मैं गया पहले भी गया हूँ, 4-5 घंटे लगते गए। बातचीत में राजगीर स्टेडियम की कहानी बताता। अनौपचारिक बातचीत में हम और नीतीश जी बैठे हुए थे। मैंने कहा कि इस पहाड़ किनारे स्टेडियम हो तो बड़ा सुंदर होगा। उनको आइडिया क्लिक कर गया और वो 1000 करोड़ सैंक्शन कर दिए। 2013 की बात बता रहा हूँ, उसमें अरुण जेटली जी भी जीवित थे और वो साक्षी थे इस बात की। तो अगला सवाल, अब 1-2 सवाल है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो यूथ है और जो बाहर से लोग आए हैं, वो उनको वोट दिए, इसलिए वोट परसेंटेज बढ़ा है और उनकी सरकार बन रही है। देखिए, लड़ाई तो मेरे समझ में, मैं इतना तो विद्वान हूं नहीं, लेकिन मेरा जितना मोटी समझ है, लड़ाई एनडीए वर्सेस गठबंधन हो रहा है। प्रशांत किशोर कहीं पिक्चर में नहीं है। देखो, बिहार में बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं, ऐसा नहीं। बिहार के चुनाव में आप देखिएगा, बहुत फोर्सफुल कैंडिडेचर विधानसभा स्तर पे हो जाता है, थर्ड फोर्सेस का। लेकिन इसके अंदर में किसी को अनादर नहीं करना। चर्चा क्यों हुई उनकी डिजिटल स्पेस पे? आप लोग ज्यादा चर्चा करा दिए और मीडिया ने कराया। दम नहीं है, बुलबुला है। मैं देखो, प्रजातंत्र में किसी को कोई टिप्पणी देना मेरा अधिकार नहीं। जनता उसको तय कर चुका है आधे बिहार में, बाकी आधे बिहार में 11 तारीख को करेगा। जनता पे छोड़ दीजिए। आपको कितनी सीटें आ रही हैं? हम बहुत बड़े प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। प्रचंड बहुमत? प्रचंड बहुमत मतलब? हम एक
एनडीए एक आश्चर्यजनक नंबर तक पहुंचेगी। ये जो आपने 2010 में कारनामा किया मैं था, देखो, ये जनता के निर्णय है। हमें कभी जनता के फैसले को अपने मुंह से नहीं कहनी चाहिए। जनता को तय करने दो। जनता ही प्रजातंत्र में सर्वोपरि है, वही मालिक है। मालिक को तय करने दो कितना पगार दिया जाएगा। हमने काम किया है। आपने काम किया है, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। ये बताइए धर्मेंद्र जी, आपके व्यक्तित्व में क्या ऐसी खासियत है कि जो भी ट्रबल शूटिंग पार्टी को करना रहता है आपको जगह जगह भेजा जाता है? आप, मैं देख रहा हूं कि पिछले कई दिनों से लगातार पटना में कैंप किए हुए हैं और पार्टी के लिए एकदम समर्पित भाव से लगे हुए। मेरे कोई सारे कुछ गुण ध्यान में नहीं, मैं जो हूं वही हूं। मजा आता है आपको काम करने में? मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। समाज में घूमना फिरना, लोगों को मिलना, आदर करना, स्नेह करना, उनको विश्वास करना है मेरे स्वभाव है। कब तक हैं पटना में आप? 9 के मैं 11 के बाद 9 के बाद चले जाऊंगा। 9 के बाद 9 के बाद चले जाऊंगा। मेरे काम लगभग हो गया है। अच्छा, मैं 9 के बाद चले जाऊंगा। अच्छा, 11 तक नहीं रहेंगे यहाँ पे? क्या काम, लोग बिहार चढ़ चुका है, बढ़ चुका है, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। 14 का रिजल्ट दिल्ली से मॉनिटरिंग करेंगे? अरे हमारी जो, मैं बिहार की जनता की चुनाव है, बिहार के राजनीतिक समूह की चुनाव है, राजनीतिक नेताओं की चुनाव। हम तो सहयोगी है। घर में जैसे शादी होता है, संबंधी लोग आते हैं, थोड़ा बहुत तो काम में हाथ लगा देते हैं, हमारी भूमिका ऐसी ही है। कोई राज्य में ऑर्गेनाइजर या इंचार्ज ये राजनीति के मूल केंद्र नहीं होते हैं। मूल केंद्र तो यहाँ की राजनीतिक व्यक्तित्व होते हैं। यहाँ हमारे पर्याप्त परिपक्व व्यक्तित्व है। चलते चलते आखिरी सवाल कि हम लोग बड़ी उम्मीद लगाए हुए थे कि धर्मेंद्र प्रधान जी उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, मैं महाप्रभु जगन्नाथ जी की अत्यंत अनुयायी हूँ, भक्त हूँ। हमारी जिंदगी में प्रभु की इच्छा से जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आगे आने वाला भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। मेरे को सामाजिक जीवन में रहने का उन्होंने प्रसंग दिया, लायक बना के रखा। मैं कृतार्थ हूं उनके पास। बहुत बड़ी अवसर मेरे को भगवान दे रहे हैं। उड़ीसा भी प्रगति के राह पे है। बिल्कुल। पूर्वी भारत, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। शब्दों में लगा कृतज्ञ हूँ। देश में अनेकों प्रधानमंत्रियों को मैंने देखा है, पढ़ा है, और कम से कम हम तो मोरारजी भाई देसाई से आगे, इंदिरा गांधी जी से आगे प्रधानमंत्रियों को देखा, सुना, बचपन में अनुभव किया, कहानी सुनी, देखा, नीति से प्रभावित हुआ। मैं सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्व भारत के विकास के लिए जिम्मेदार मानता हूँ। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। स्वर्णिम चतुर्भुज बना के, प्रधानमंत्री सड़क बना के पूर्वी भारत को सर्व शिक्षा अभियान में बच्चों को स्कूल तक ले जाने में 3 महत्व काम किए थे: रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्कूल एजुकेशन। लेकिन उसे आगे कई कदम जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रिफॉर्म कर रहे हैं उसकी सबसे ज्यादा लाभ पूर्वी भारत को मिल रहा है। इसलिए मोदी जी की दूरदृष्टि में पूर्वी भारत का विकास होना तय है, और बिहार, उड़ीसा जैसे प्रांत उसकी अग्रदूत हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आपके व्यस्त समय से। तो ये थे धर्मेंद्र प्रधान, भारतीय जनता पार्टी के ट्रबल शूटर, इनफैक्ट एनडीए के ट्रबल शूटर। पिछले 1 महीने से पटना में कैंप किए हुए हैं और एक एक बारीकी चीजों पर इनकी नजर है। इच्छा और नजर इनकी ये है कि 2010 में इनके नेतृत्व में या इनके सहयोग से जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी एनडीए की, उसको दोहराया जाए। और ये बोल भी रहे हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में बिहार की जनता को आशा है। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन और अनुपम के साथ प्रकाश सिंह।